नमस्कार सभी को, सबों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्लास 10th का आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आज पार्ट सेकेंड है, यानी दूसरा भाग है इसका, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को देखते हुए और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ध्यान से पढ़ते होंगे, ठीक है। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाता है वो क्वेश्चन का केवल आंसर बता देने से नहीं हो सकता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में छप जाए। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं, अगर इसके कुछ और सारे आयाम होते हैं, उनको अगर डिस्कस कर दिया जाए तो वे क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुझे जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपवा ही दूंगा। तो आप ध्यान से देखें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख, पहले वाले पार्ट में 25 तक कर चुके हैं, ठीक है। क्या है कि यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। क्या कर रहा है? सदैव सीधा और छोटा बनता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो आपको पहले पार्ट में बताया था कि जब दर्पण समतल होगा तो उसमें क्या बनेगा? उसमें बराबर बनेगा, ठीक है। जब दर्पण और उत्तल होगा तो उसमें हमेशा छोटा बनेगा और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और सीधा जो होगा आभासी बनेगा। और दर्पण जब अवतल होगा तो छोटा, बड़ा और बराबर तीनों बनता है। तो आपका क्या कर रहा है कि सीधा और क्या हो? सीधा और छोटा हो। तो सीधा और छोटा किस में बनेगा? उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं बात करेगा समतल का, तो समतल में क्या बनता है? बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर। और ये भी क्या, ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन ये भी आभासी होता है। इसमें पार्श्विक रूप से विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन ये आभासी होता है। वहीं बात करते हैं आपको किसका? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और क्या बनता है? छोटा भी बनता है। अब बड़ा कब, बराबर कब, छोटा कब? जब प्रतिबिंब की प्रकृति देखें तो वहाँ पे सारी चीज़ों को डील कर लेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द ही आने वाला आपको प्रतिबिंब की प्रकृति, उसमें सब चीज़ों को डील किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता, अभी आपको तुरंत बताएं कि उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है? आपको बनता है प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी। सीधा, छोटा और आभासी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ दिया कि पोजीशन, पोजीशन कहाँ बनता है? तो देखिए पोजीशन बनता है दर्पण के इस साइड में, कहाँ वहाँ? तो हई हो गया आपका ध्रुव, यहाँ होता है फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच में क्या हो जाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी में क्या लिखा है? ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण के बाईं ओर, उत्तल दर्पण में बाईं ओर आपका ये हमारा केंद्र, ये हमारा ध्रुव हो गया, जो दर्पण का मध्य बिंदु उसको ध्रुव कहते हैं। और इसके बाईं ओर कहीं भी वस्तु रखा हो, क्या बोल रहे हैं? कहीं भी वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण में दाईं ओर। कहाँ? ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ध्रुव और फोकस इसी दोनों के कहीं भी बनता है। बीच में करने का मतलब इसके मिड पॉइंट पे नहीं, मतलब बीच में क्या, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं भी, या तो यहाँ यहाँ बन सकता है, यहाँ यहाँ बन सकता है, यहाँ यहाँ बन सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु क्या करे? प्रकाश को परावर्तित करे। वस्तु को देखने के लिए एक शर्त है कि अगर वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगी तो परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो क्या करेंगे? हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो वास्तविक किस दर्पण में नहीं बनता है वास्तविक प्रतिबिंब? तो दो दर्पण, एक समतल और एक उत्तल, इस दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। जी समतल दर्पण हो सकता है, अवतल नहीं होगा। समतल होगा, अवतल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सभी दर्पणों में नहीं। अवतल दर्पण में क्या होता है? बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का ए हो जाएगा। बढ़िए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्या करें कि अवतल दर्पण में फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ कहाँ मिलती है? तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है।
मान लेते हैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से क्या निकलती है आपका मिड यानी ध्रुव से निकलती है जो देखा जाती है उसे मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। तो ये क्या कहा है आपके क्वेश्चन की फोकस से चलती हुई किरणें। तो यहाँ पे मान लीजिए फोकस से, तो फोकस से चलती हुई किरणें परावर्तन के बाद कैसे गुजरती थी, जो फोकस की दिशा में किरण आती थी तो परावर्तन के बाद कैसे गुजरती, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर। जो भी फोकस की दिशा में किरण आती है तो परावर्तन के बाद कैसे गिरती है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ये क्या है मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या हो जाएगा आपको मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जी नहीं। देखिए पर्दे पर प्राप्त, ये क्या कर रहा है प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को, किसको, वास्तविक को। ठीक है, और वहीं आभासी, अगर प्रतिबिंब आभासी रहेगा तो इसको पर्दे पर कभी भी नहीं उतारा जा सकता है। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब देता है, आभासी देता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरण, ठीक है, कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखिए अगर कोई एक नज़र में आप गलती से देखिएगा तो इसका 60 डिग्री देखिएगा परावर्तन, तो ध्यान दे काम मार दीजिएगा आप 60 डिग्री मार, लेकिन भैया ये गलत हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर नहीं होगा। कहिएगा काहे नहीं होगा, तो यहाँ पे परावर्तन कोण नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, समतल दर्पण पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, समतल दर्पण पे, यानी ये आपका हो गया समतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया आपका समतल दर्पण। हम क्या करते हैं जी, इसको कलई कर देते हैं। ठीक है, कलई इसे कर देते हैं, ये हमारा कलई हो गया समतल दर्पण में, ये कलई हो गया। ठीक है, अब क्या करें, समतल पर किरण आपतित हो रही है, ये हमने एक आपतित किरण लिया, ध्यान से समझिएगा। तो समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। तो इस समतल दर्पण ये हो गया, ये ना आपका समतल दर्पण जी, ये रेड वाला जो है ये क्या आपका समतल दर्पण, और ये किरण आपतित हुई है। तो यहाँ पे जो कोण बनाती है, यहाँ पे जो कोण बना रही है उसके बारे में बोल रहा है, ये कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब जब किरण आपतित हो तो फिर ऐसे परावर्तित हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। और इस बिंदु पर ये जो बिंदु है, ये जो आपका बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर क्या खिंचाता है, एक अभिलंब खिंचाता है। क्या खिंचाता है, एक अभिलंब। अभिलंब कहने का मतलब क्या होता है कि इस समतल दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इधर भी 90 और इधर भी 90। ठीक है, तो देखिए इधर जो 90 बनाएगा तो इसमें देखिए एक ये वाला हो गया आपको कोण, ये वाला जो मिल रहा है समतल दर्पण से और आपतित के बीच का कोण कितना है, 60 है। और एक है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना है, मान लेते हैं x है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ है तो ठीक है। तो आपके सामने इक्वेशन आ गया 60 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा जी, ये टोटल ये अभिलंब टोटल कितना था 90, तो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 60 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 यानी बराबर 30, यानी आपका आपतित कोण कितना निकल गया है, ये सॉरी ये जो आपका समतल दर्पण पे ये आया था ये 60 हो गया था और ये अभिलंब था, यहाँ का जो कोण हो गया 30 हो गया। तो आपका आपतन कोण कितना हो गया, आपतन कोण हो गया 30। तो जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा 30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इसे अच्छे से समझे होंगे तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा ही वीडियो आपके लिए हमेशा समय दर समय लाया जाएगा जो आपके तैयारी को एक नई ऊंचाई, तैयारी की एक ऊंचाई को नया उड़ान देगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर देखिए बोलने को मैं पहले ही बोल देता, मैं जब आपको पढ़ा कर संतुष्ट करूँगा तभी आपसे कुछ मांगूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 33 को ही 34 लिख दिया, इसी का फल्ट है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये कई बार पूछ चुका, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, बराबर बनेगा। आभासी बनेगा और क्या बनेगा, बराबर बनेगा। इसका और क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है।
यानी कहने का मतलब दायां का बायां, बायां का दायां, ठीक है। वस्तु दर्पण के जितना ही पीछे रहेगा, जितना पीछे रहेगा वस्तु उतना आगे प्रतिबिंब, जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब, यानी आगे बराबर पीछे रहता है इसमें, ठीक है। ये कह सकते हैं आभासी बनता है, बराबर बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, आगे बराबर पीछे होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रुकिए 1 मिनट। देखिए मैं आपको स्थिति बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए मेरा अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, ये अवतल, ठीक है। इसको इधर से हम कलई कर देते हैं, ठीक है, इधर से कलई कर देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उम्मीद आपको पूरा, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये हो गया। इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष को गुजार देते हैं, ठीक है। एक मुख्य अक्ष को हम लोग क्या करते हैं, गुजार देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको जब ऐसा कुछ समझाना तो उसके लिए आपको सादा पेज रहे उसको मैं आगे पीछे करके समझा दूंगा। चलिए ठीक है, आदमी धीरे धीरे ही सीखता है। तो ये अपना क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ स्थितियाँ बताने वाला हूँ। पहले स्थिति बताऊंगा कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसमें आपको ले लेते हैं, इस वाले बिंदु को ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं फोकस, यहाँ पे क्या लेते हैं, फोकस, ये फोकस है, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं, आपको क्या ले लेते हैं, वक्रता केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब स्थिति क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हम अभी बता रहे, क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, लिख नहीं पाएंगे, जगह कमी हो जाएगा। कि अभी बता रहे कि वस्तु कहाँ कहाँ रखकर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लीजिए, आप सबसे पहले बात कीजिएगा, कलर चेंज करने दीजिए। ये कौन सा कलर लिया जाए, हाँ चलिए, सबसे पहले बात कीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्रुव है, क्या है, यहाँ पे ध्रुव, जिसको पोल पी से डिनोट करते हैं। तो अगर वस्तु पी पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु पी पर है, ध्रुव पर है, तो ध्रुव पर ही बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैं अलग इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, अगर वस्तु ध्रुव पर है तो कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। ये कैसा बनेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। ये बनेगा आभासी, कैसा होगा, आभासी। आप यहाँ पर बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, जो आभासी होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। इसको भी आप ध्यान देकर कान खोलकर सुन लीजिए। जो आभासी होगा वो क्या होता है, सीधा होता है। जो वास्तविक होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ध्रुव का, ध्रुव पे वस्तु रहेगा तो कहाँ बनेगा, ध्रुव पे। और ये कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी होता क्या होगा, सीधा होगा। और आकार में पूछ देगा तो आकार में क्या होगा, बराबर होगा। मैं आपको अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु रहता है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसी को चीज़ सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक ध्रुव पर रहता है, तो ध्रुव पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही रहेगा। यानी ध्रुव बराबर ध्रुव तो प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, ध्रुव बराबर ध्रुव तो प्रतिबिंब भी बराबर होगा वस्तु के। और आभासी बनता है और क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है। अच्छा रुकिए, इसको और बढ़िया से हम लोग, एक तो हो गया, एक और अलग बिलग होता है, उसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं, ये फोकस, ये ध्रुव हो गया। अब इधर देखिए, हम ध्यान से देखिएगा, आपको सीक्वेंस से लेकर चलेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं जब एक बार ध्यान दे दीजिएगा फिर आपको कभी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये ध्रुव है और ध्रुव पे हम लोग देख लें। अब ध्रुव से हमको ऐसे बढ़ते हुए आगे जाना है, ऐसे बढ़ते हुए हमको क्या जाना है, आगे जाना है। और आगे बढ़ते हुए हमको जाते हुए देखते हैं ना प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ऐसे बढ़ेंगे तो ध्रुव और फोकस, ध्रुव के बाद क्या आएगा, फोकस आएगा। ये ध्रुव, ध्रुव के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, फोकस आएगा। लेकिन इसके बीच में भी कोई जगह है जी, तो जगह है कौन सा, ये वाला। कौन सा जगह है, ये वाला। तो अब पोजीशन कौन होगा, अब पोजीशन होगा, आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा। वस्तु का पोजीशन होगा ध्रुव और फोकस के बीच में। क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में एक पोजीशन ये हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट होता था, इसके बाद ये पॉइंट आ जाता है फोकस। कौन सा पॉइंट होता है, फोकस। ये दूसरा, अच्छा इसको डील कर लिया जाता है पहले। तो जब वस्तु, ये क्या हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच में, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में आपको बताए थे कि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। बड़ा बनता है, बराबर बनता है, छोटा बनता है। तो जो छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो इसमें जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या आपको दर्पण में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह दो ही कंडीशन पे बनता है। एक कंडीशन में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, किस पे, तो ध्रुव पे जब रहेगा तब। अब दूसरा कंडीशन कौन सा है, यही दूसरा कंडीशन, ये यही क्या है आपका दूसरा कंडीशन, ये आपका दूसरा कंडीशन कौन सा है, ये ध्रुव और फोकस के बीच वाला। कौन सा, ध्रुव और फोकस के बीच वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको होता है क्या कि जो प्रतिबिंब बनता है वह किधर बनता है, दर्पण के पीछे। किधर बनता है, दर्पण के पीछे, यानी इधर बनता है। किधर बनता है, इधर बनता है। इधर बनता है तो दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, और वो क्या होता है, सीधा होता है। तो अभी आपको बताएं कि जो भैया सीधा होगा वो क्या होगा, वो ससुरा आभासी होगा। जो सीधा होगा वो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, और क्या होगा आपको कि यह आकार में कैसा होगा, तो आकार में ये बड़ा होगा। आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। जो सीधा होगा आभासी होगा, और क्या होगा, बड़ा होगा। तो अभी तक आपको दो चीज़ों को, दो बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करनी है, एक ध्रुव पे और एक ध्रुव और फोकस के बीच में। अब जो बता रहे हैं ये आप सीक्वेंस से और ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है सीक्वेंस और क्या है ट्रिक, रेडी है, चलिए उसको सीखा जाए। ठीक है, अरे ये बैक हो गया थोड़ा सा। तो हम किस नंबर को क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जी आपको, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब भासी पर तो वस्तु की स्थिति क्या हो गया, इस वस्तु की स्थिति। तो ऐसे हम लोग बनाए थे आपको, ये दर्पण बनाए हुए थे। ठीक है, मिनिमाइज हो गया था, इस वजह से फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपसे मैं दो पोजीशन का डिस्कस कर चुका हूँ। एक पोजीशन यहाँ पे आया था, एक पोजीशन ये, अब दो के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए उन दोनों को देख लिया जाए। यहाँ पे क्या है, फोकस है, और यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके बाद मेरा अगला पड़ाव रहेगा ये रहेगा पहला बिंदु। ठीक है, इसके बाद दूसरा बिंदु कौन सा रहेगा, ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र रहेगा आपका दूसरा। यानी कहने का मतलब क्या है आपको कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। और हमारा तीसरा पड़ाव क्या रहेगा, ये वक्रता केंद्र। ये तीसरा पड़ाव क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता केंद्र। ठीक है, तीसरा पड़ाव हमारा वो क्या, वक्रता केंद्र। अब चौथा पड़ाव क्या होगा कि फोकस वक्रता केंद्र और इधर होता है अनंत। क्या होता है, इधर अनंत, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मेरा चौथा पड़ाव हो जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और अंतिम पड़ाव क्या हो जाएगा आपको, अंतिम पड़ाव हो जाएगा अनंत। अंतिम पड़ाव क्या हो जाएगा, अनंत। तो देखिए किधर से चलना हमको, फोकस से चलना, कहाँ तक जाना है, अनंत तक। तो फोकस से चलकर अनंत तक जाने में 5 पड़ाव मिलेंगे, जहाँ पे आप वस्तु को रख सकते हैं। एक फोकस पे, एक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी, बीच कहने का मतलब मिड पॉइंट पे नहीं, बीच कहने का मतलब उनके बीच में कहीं भी, जो उनके बीच में दायरा है उस दायरे के बीच में कहीं भी। तीसरा आपको कौन सा मिलेगा बिंदु, वक्रता केंद्र मिलेगा। फिर उसके बढ़ते हैं आगे तो कौन सा मिलेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और पांचवा स्थान कहाँ मिलेगा आपको, अनंत में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं। तो अब देखिए अगर वस्तु कहाँ से ले चलते हैं, फोकस से कहाँ पे पहुँच रहे, अनंत पे। कहाँ से चलते हैं, फोकस से कहाँ पे पहुँच रहे, अनंत पे। तो याद रखिएगा वस्तु फोकस पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अभी हम पोजीशन केवल डिस्कस कर रहे हैं, आपको बोले ट्रिक से याद कराएंगे तो ट्रिक से ही याद कराएंगे। ठीक है, तो बस समझते रहना होगा। वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, अनंत में। इसमें क्या होता है कि इसमें वस्तु जैसे जैसे इधर भागेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब इसके अपोजिट दिशा में भागता है। तो फोकस पे तो कहाँ बन गया, अनंत पे। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पोजीशन आप समझ चुके हैं। पोजीशन बस आपको दिमाग में रखना है, और ना हो तो किताब लेकर बैठ जाइए, कॉपी लेकर बैठ जाइए, उसको मेरे साथ लिखते रहिए वीडियो को रोककर। ठीक है, तो हमने बताया कि आपको फोकस से चलना है, तो फोकस पे रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फोकस के बाद आपको कौन सा पोजीशन बताया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस एंड वक्रता केंद्र के बीच में। तो आपको बताएं कि जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब उसका अपोजिट दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते हैं। तो अनंत पे है, ये वस्तु इधर बढ़ा, अनंत पे तक किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। तो अनंत के इधर कौन सा पोजीशन आता है, तो इधर आता है अनंत के बाद कौन सा पोजीशन है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, अनंत एंड वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में। अब देखिए अब तीसरा पड़ाव पे आते हैं। तीसरा पड़ाव हमारा क्या था, वक्रता केंद्र था। तीसरा पड़ाव क्या था हमारा, वक्रता केंद्र था। तो तीसरा पड़ाव भी लिख लेते हैं। तीसरा पड़ाव क्या हो जाएगा मेरा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र, ठीक है।
तो वक्रता केंद्र पे आ गया। तो अब इधर से गए फोकस से हम किधर जा रहे हैं, फोकस से जा रहे हैं आपको वक्रता केंद्र की तरफ। क्या जा रहे हैं, फोकस से वक्रता केंद्र का जाना। तो प्रतिबिंब क्या आएगा, इधर से इधर आ गया था, कहाँ तक आगे पहुँच गया, अनंत वक्रता केंद्र के आगे पहुँच गया। तो इसके बाद अनंत वक्रता केंद्र के बाद कौन सा पड़ा होगा, सी होगा। कौन सा पड़ा होगा, सी होगा। यानी इस वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे होगा तो प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे होगा तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे होगा तो प्रतिबिंब आपको वक्रता केंद्र पे बनेगा। ठीक है। अब चलिए हम वस्तु को ले जा रहे हैं, तो वस्तु को ले जाए तो वक्रता केंद्र के बाद अब इधर कौन बढ़ेंगे तो कौन सा पोजीशन आएगा, तो इधर बढ़ेंगे तो आपका पोजीशन कहेगा वक्रता केंद्र एंड अनंत। यही ना हमारा पोजीशन था। तो कौन सा आपका पोजीशन आ गया, वक्रता केंद्र और अनंत आ गया। तो वक्रता केंद्र और अनंत आ गया, इधर ले गए तो वस्तु भी इधर खिसकेगा, तो प्रतिबिंब इधर खींच के, तो प्रतिबिंब कहाँ तक आ गया, वक्रता केंद्र तक आ गया। तो अब कौन सा पोजीशन आएगा भैया, ये ना पोजीशन आएगा वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र एंड एफ के बीच में। ठीक है। ये कहाँ तक आ गए हैं आप, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इधर हम आ गए। अब वस्तु को इसके बाद कौन सा बिंदु बचता है, तो अनंत बचता है, आखिरी में अनंत। तो इधर कौन सा बिंदु बचता है, फोकस बनता है। इधर कौन सा बचता है, फोकस। यानी फोकस से चले थे अनंत पर और अनंत से कहाँ आ गए, फोकस पर। फोकस से चले अनंत पर, अनंत से आगे फोकस पर। तो आपको बस यही याद रखना है, क्या याद रखना है कि फोकस पे वस्तु रहेगा तो अनंत पे बनेगा, और जैसे फोकस की तरफ अनंत की तरफ वस्तु भागेगा उसी तरह अनंत से प्रतिबिंब कहाँ भागेगा, फोकस की तरफ भागेगा। इतना ही याद रखना। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, ये बातें समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। ये लाइक और सब्सक्राइब क्या होता है, मेरे लिए हौसला होता है, और मेहनत करने का मन करता है आदमी, और दुगने साहस से मेहनत करता है। ठीक है। तो पोजीशन समझ में आ गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या इसका वास्तविक होगा क्या आभासी होगा। तो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अवतल पर मात्र दो ही स्थिति पर प्रतिबिंब आभासी होते हैं, एक कौन, एक यहाँ ध्रुव पर रहेगा तब, एक कौन ध्रुव और आपको फोकस के बीच में रहेगा। तो ये सारे किधर के हैं, फोकस और अनंत के बीच में। तो यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेंगे एक लाइन में, ऐसे आपको नहीं समझाएगा कोई, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि नहीं कोई समझाएगा। तो फोकस इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। झंझटे खत्म, कौन कहाँ वाली तक का बनी, सारा झंझट खत्म। ठीक बा, बस यही याद रखे के बा कि ध्रुव और ये ध्रुव और फोकस के बीच में रही तो आभासी बनी, अब फोकस से अनंत के उनको चलने तो का बनी, हर हाल में वास्तविक बनी। ठीक बा भैया, इनमें कोनो दिक्कत नहीं है। अपने लोगों की एक और चीज़ बताएं, क्या चीज़ बताएं, तो देखिए एक और चीज़ बताएं, क्या कि जो वास्तविक होता है, क्या होता है जी, जो वास्तविक होता है, सॉरी, जो आपको वास्तविक होता है, वास्तविक क्या होता है, आपको उल्टा होता है। तो सब हेनुकोरी वाला वास्तविक होगा तो सब हेनुकोरी वाला का होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अब मामला फंस जाता है कथी पर, कि बड़ा बराबर छोटा का बनता है। तो देखिए हम आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, हम लोग शुरू किए तो फोकस से। ठीक है। और कहाँ गए थे, अनंत पे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, आई मेरा प्रतिबिंब है, इसको मान लेते हैं पी, मान लेते हैं। चलिए इमेज आई मान लीजिए, पी क्या मानिएगा, इमेज हाई हमारा ऑब्जेक्ट है, हाई हमारा इमेज है। कहाँ से चले थे, फोकस से चले थे, कहाँ गए थे, अनंत पर। ठीक है। और फोकस से चले थे, कहाँ पे पहुँच गए, अनंत पे। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, फोकस पर जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फोकस से चले थे तो अनंत पे था, याद रखिएगा, जैसे जैसे ये ऐसे जा रहा है। तो जब फोकस पे होगा तो बहुत बड़ा बनेगा, जब फोकस पे क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, और यहाँ से छोटे छोटे हो चला आएगा। ठीक है। यहाँ से क्या होता जाएगा, छोटे छोटे चला आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पोजीशन डिस्कस किया था, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। पहला पोजीशन क्या था, फोकस। दूसरा पोजीशन क्या था, फोकस एंड सी के बीच में। तीसरा पोजीशन क्या था, सी। चौथा पोजीशन क्या था, सी एंड अनंत। अनंत को हम एन लिख रहे हैं भैया, जगह की वजह से आप इसको मैनेज कीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, अनंत, अनंत के एन 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 लिख दिए। ये डैश हो गया, ये डैश हो गया, ये डैश हो गया। मैंने आपको बताया, क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ये क्या होगा, ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और यहाँ से साइज भैया घटते जाता है, यहाँ से साइज क्या होता है, घटते जाता है। बहुत बड़ा तो क्या हो जाएगा, बड़ा। बहुत बड़ा के बाद बड़ा, बड़ा के बाद क्या हो जाएगा, बराबर। बड़ा के बाद बराबर।
हियावा है, हियावा कहा जाएगा छोटा, बराबर के बाद छोटे नु वाला, हियावा कहा जाएगा बिल्कुल छोटा, यानी बहुत छोटा। देखिए कहाँ खत्म हुआ, बहुत बड़ा से बहुत छोटा पे खत्म कर देना है। तो बहुत बड़ा से छोटा पर खत्म का होता है, तो बहुत बड़ा के बाद संक्रमण होता है बड़ा, बड़ा के बाद बराबर, बराबर के बाद छोटा, और छोटा के बाद बहुत छोटा। समझ में आया? यानी फोकस पे वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो बड़ा, केंद्र वक्रता केंद्र पे रहेगा तो बड़ा बड़ा, वक्रता के अनंत के बीच में छोटा, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनता है उसका सूर्य तो क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ चुके हैं। अब देखिए एक और आपको चीज़ बताते हैं, जब इस बीच में का भूल जाइएगा कि बहुत बड़ा के बराबर लिखिएगा, बड़ा लिखिए तो याद रखिएगा सी का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर, यानी सी बराबर सी, यानी बीच में यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा, बीच में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पहले बहुत बड़ा था और 3 नंबर पे बराबर है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बड़ा। नीचे है बहुत छोटा और उधर 3 नंबर पे बराबर है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, बहुत छोटा बराबर के बीच में छोटा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अवतल दर्पण में अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कौन वस्तु रहने पे कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, तो आप बिना हिचकिचाए 1 सेकंड में आप आंसर दीजिएगा। जैसे अभी हम लोग का इसको आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो आभासी है तो दो ही कंडीशन है, कहाँ, एक ध्रुव पर, एक ध्रुव और फोकस के बीच में। तो आभासी हो गया, आभासी होगा तो सीधा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बड़ा हो गया। तो जो ध्रुव पे बनता है वो बराबर बनता है, जो है फोकस और ध्रुव के बीच में बड़ा बनता है। तो यानी क्या हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुव और आप फोकस के बीच, फोकस के बीच, फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए बोले ना बहुत जल्दी आंसर कीजिएगा, वो तो समझा दिए तब उतना समय लगा, आप ऐसे ही आंसर मार दीजिएगा क्योंकि आप होशियार हो चुके हैं ना जी। चलिए 35 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हमने आपको कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल कौन देता है, अवतल दर्पण देता है। ठीक है, चलिए आगे हो गया। उत्तल दर्पण में देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का होता है, तो दर्पण उत्तल अब बनल प्रतिबिंब इनका से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा। आज जौन सीधा होगा तो उनका होता है भैया आभासी। मैं इतना बार चीज़ों को आपके सामने बोल दूंगा ना कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ध्यान लगा कर देखना है। जौन सीधा होगा जौन आभासी होगा, आभासी होगा, जौन सीधा होगा तो आभासी होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का होता है, ये आपको बड़ा उत्तल दर्पण है जी, तो उत्तल दर्पण में छोटा होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए आइए 37 नंबर उत्तल दर्पण का भी देख लिया जाए। उत्तल दर्पण सर आपको बताइए दें कि उसमें वस्तु कहीं भी रहे, वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के दाईं तरफ बनता है। ठीक है, और क्या होता है, छोटा ही बनता है। ठीक है, एक ध्रुव रहता है, तो ध्रुव पे जब वस्तु रहेगा तो अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, ये कटु सत्य के बराबर ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में जब बात कीजिएगा और जगह पोजीशन पे, तो सब पोजीशन का तो छोटे प्रतिबिंब बनाता है। अब कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो अवतल दर्पण में 2 जगह प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, एक ध्रुव पर, एक ध्रुव एंड फोकस के बीच में। तो हिमा जन बनता है तो बराबर बनता है, कह रहे हैं ना, इतना बार हम आपको बोल देंगे एक को चीज़ हुआ है कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर होता है तो बड़ा बनता है। अब बड़ा का मतलब क्या होता है भैया, आवर्धित होता है। काल्पनिक मतलब क्या होता है, सीधा। तो होइएगा तो क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में हमारा आंसर कथी है, वक्रता केंद्र से परे ना, वक्रता केंद्र फोकस के अंदर, यानी हाँ यही फोकस के अंदर, यानी ध्रुव, फोकस एंड ध्रुव के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 38 नंबर, एक गोलीय दर्पण द्वारा पड़ने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए जी भैया, ये होता है आपको कथी, आवर्धन, ये होता है एच डैश, क्या होता है, एच डैश बाई एच, क्या होता है जी, एच डैश बाई एच होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, एच डैश होता है ये प्रतिबिंब होता है, और आई एच क्या होता है, वस्तु का ऊंचाई होता है। तो वस्तु का ऊंचाई भैया कभी भी मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, जो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये नीचे धनात्मक, हिमा माइनस, यानी हिमा का हुई माइनस हुई, तब ना माइनस है प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी वो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज माइनस हो जाएगा। तो इमेज माइनस का मतलब क्या है कि मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। जो उल्टा होता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, वो वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब का होगा, उल्टा भी होगा और वास्तविक भी होगा, लेकिन खाली में उल्टा पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, 29 नंबर खत्म। आइए देख 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेंस दे दिया है।
गलती कर दिया, क्या होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि दृष्टि परास होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, दृष्टि परास बहुत बड़ा होता है। तो दृष्टि परास क्या बहुत बड़ा होता है, देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो ऐसे छित्र आ जाती है, क्या करती है, ऐसे छित्र आ जाती है। तो ऐसे छित्र आने पे ये देखिए ये कितना दूर तक गया, ये यहाँ आया और ये कहाँ गया, यहाँ गया। तो इसका जो दृष्टि परास होता है ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और देखिए साइड मिरर, साइड मिरर क्या होता है, कार के बगल में चाहे गाड़ी के बगल में अलग लगाया जाता है कि पीछे से आने वाली सवारियों को, गाड़ियों को देखा जा सके। तो ये छोटा ही क्षेत्र में, छोटा क्षेत्र में क्या करता है, पीछे बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। इसीलिए इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका एक और गुण क्या होता है कि इसका तो दृष्टि परास बड़ा होता है, ये वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है। क्या बनाता है, आभासी बनाता है। यानी एक बार बनेगा तो ही नहीं कि हटेगा नहीं, बनेगा हटेगा, बनेगा हटेगा, जब जब गाड़ी आएगा तब तब बनेगा, तब तक हटेगा, आभासी बनाता है। और इसका एक क्या फायदा है कि छोटा बनाता है। ये क्या बनाता है, छोटा बनाता है। छोटे से भी ऐनक से, छोटे से भी उत्तल दर्पण से हमारा काम चल जाता है। अब आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोलर कुकर, क्या कर रहा है, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार किया जाता है सोलर कुकर में, आपको सोलर कुकर में आपको किसका व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। किसका व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के पास गुण होता है किरणों को अभिसरित करने का। किरणों क्या करने का, अभिसरित करने का। जो समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं उन किरणों को लाकर एक जगह पे मिला देने का गुण किसका होता है, अवतल दर्पण का गुण होता है। और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, समानांतर होती है। सोलर कुकर में क्या होता है कि सूर्य से किरणें आती है, उस किरणों को लेकर जो अवतल दर्पण होता है वह एक जगह पर ला जाता है, जिससे ऊष्मा का मान क्या होता है, वहाँ पर बढ़ जाता है और भोजन पक जाता है। तो इसीलिए किस दर्पण का व्यवहार करते हैं सोलर कुकर में, तो अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। और इसी का सेम अपोजिट है सर्च लाइट में। जब फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो वह क्या होता है, फोकस पे वस्तु रखने पर जो दर्पण परावर्तित होती है तो वह क्या होता है, समानांतर निकल जाती है। और जो किरणें समानांतर दिखती है वो अनंत तक जाती है। और सर्च लाइट से हमें दूर दूर तक वस्तु को देखना होता है, इसीलिए सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना जी, अवतल दर्पण, ठीक है। अरे देखिए पूछिए दिया 41 नंबर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। मैं आपको बताया था कि जब मैं क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा तो बस जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के आंसर को नहीं बताऊंगा। आप देख रहे होंगे कि मैं जितने उससे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, और वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, यानी जो आपके एग्जाम पेपर में छपेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जी प्रकाश की किरणें सीधी गमन करती है, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रकाश तरंग उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, पिछले वाले पार्ट 1 में भी इसका डिस्कस किया गया था। विद्युत चुंबकीय तरंग, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कौन सा होगा, वास्तविक होगा। अवधा तिरछा का तो बातें छोड़िए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आवर्धन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता था, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बाई वस्तु का ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई दोनों क्या होता है, समतल दर्पण बराबर होता है, यानी एक्स बाई एक्स। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, एक, यानी आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, एक। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आवर्धन एक है तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कितनी बड़ी, तो जी बड़ी नहीं है और ना ही छोटी हो, क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो ऐसा कौन सा स्थिति हो सकता है जब आवर्धन का मान एक होगा अवतल दर्पण में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसा कब ऐसा स्थिति होगा, कहाँ वस्तु रखा जाएगा कि वहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आवर्धन का मान एक होगा, यानी एक के बराबर होगा, किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, जिनका सही रहेगा उनका नाम भी मैं लूँगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखना ना। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह लंबवत गिरती किरणें फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर क्या होता है, ये क्या करेगा कि परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें, ठीक है। फोकस के परावर्तक सतह पर लंबवत गिरने किरणें फोकस पर अपसारित होती है। देखिए ये अपसारित करता है,
उत्तल दर्पण का गुण होता है अपसारित करना, अवतल दर्पण का गुण क्या होता है अभिसरित। अभिसरित का मतलब क्या होता है, अभिसरित का मतलब होता है कि एक बिंदु पर मिलाना, अपसरित का मतलब होता है उसको फैलाना। उत्तल दर्पण में जैसे किरणें आती है लंबवत, तो क्या करती है इसको फैला देती है, ठीक है, फैला देती है। इसका क्या हो जाएगा अपसारित करना होगा, किसका गुण आपको उत्तल दर्पण। 47 गोलीय दर्पण के परावर्तन का नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम का पालन होता है, जी बिल्कुल पालन होता है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, और आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष में मापते हैं। तो गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया और ये बीच में ध्रुव हो गया, इसी ध्रुव के आधार पर मापते हैं। इधर दाएं तरफ जाएगा, इधर की बाएं तरफ जाएगा, ये ध्रुव से ऊपर जाएगा कि ध्रुव से नीचे है, तो सब किससे मापते हैं ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अनंत पे स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो आवर्धन का मान क्या होगा। तो देखिए जो आवर्धन का मान होगा यहाँ पे, जो अनंत पे वस्तु कहाँ है आपको, अनंत पे, अनंत के लिए हम एन लिख रहे हैं, ठीक है। और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत छोटा, 9 के बराबर बनता है। तो जब बहुत छोटा 9 के बराबर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए कि ये आवर्धन, आवर्धन बराबर कहते हैं एच डेस बाई एच, ठीक है। तो बहुत छोटा मतलब नगण्य, तो यहाँ पे बहुत कम संख्या है, यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, किसी बड़ा चीज़ से भाग दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग जीरो के समान आएगा कि नहीं, लगभग क्या होगा, जीरो के समान होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आवर्धन होता ही नहीं है ना, आवर्धन होगा नहीं, छोटा हो गया, आवर्धन मतलब क्या होता है बड़ा, ये छोटा हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा आवर्धन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी चालक के सामने क्या है, साइड मिरर, साइड मिरर में कौन भल ना बताएं किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। 51 किसी उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण आभासी, एक की पॉइंट आभासी, तो आभासी को तो सीधा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और आवर्धित, आवर्धित क्या होगा जी, ये तो बार बार आ गया, ध्रुव एंड फोकस के बीच में, ठीक है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है, किसके बीच में, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फोकस एंड ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा इसका आभासी, सीधा और क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। आभासी, सीधा और बड़ा, तो इसका ऑप्शन क्या, वास्तविक और बड़ा नहीं, वास्तविक और छोटा नहीं, आभासी और बड़ा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे कि 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जो ये आर बराबर होता है 2f, या एफ बराबर क्या होगा r/2, ये अवतल हो या उत्तल हो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आइए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो अभी बताएं कहाँ पे जी, एन बराबर फोकस, यानी अनंत पे लगा था, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। बहुत आप लोग होशियार हो गए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है जी, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। क्या करें आपको, किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज, यानी देखिए कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होगा। यहाँ पे बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत जब किरणें इस पर आपतित होंगी तो क्या होगी, ये समानांतर परावर्तित होगी, ये आपतित होगी तो क्या होगी, ये समानांतर परावर्तित होगी, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा हमारा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो के बनाने में मेहनत दिखा हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस कराया जा रहा है वो सीधे एग्जाम में छपेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, एक वीडियो को लाइक करेंगे। इसमें बस आपका 1 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, और हो सके तो आप इसको शेयर करेंगे, अपने सहपाठियों को बोलें क्योंकि वो भी इसका लाभ उठाएं, और मेरा हौसला अफजाई हो और मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में इसके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।